अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो सड़क पे कंवरिया यात्रा भी नहीं निकलेगी, भंडारा भी नहीं होगा, यह तय करना पड़ेगा। इस देश का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कोई मुसलमान पैदा हो गया गुनाह हो गया, कोई दलित पैदा हो गया घोड़ी पे नहीं चढ़ेगा, ये आपका कानून है। तो हमारे इस देश के प्यारे संविधान को छूने की भी हिम्मत करेगा। इस देश का संविधान ऐसे मिला है हम लोगों को, बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, इस किताब को जलाया है, माता सावित्रीबाई फुले ने अपने शरीर पर गोबर बर्दाश्त किया है, हमारे पुरखों ने खून पसीना बहाया है, भगत सिंह फांसी के सूली पर चढ़ गए। तो हमको रुलाने में इस व्यवस्था ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये जो बाबा साहब की व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था ने हमको हंसने का मौका दिया। इसमें इन दो किताबों के बीच की लड़ाई है। एक किताब है मनुस्मृति और दूसरी किताब है संविधान। इसी की लड़ाई इस देश में चल रही है। एक तरफ इस देश में इस मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ इस देश में इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। खुशी की बात यह है कि जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है। यह अलग बात है कि वो सत्ता में बैठे हुए हैं, मीडिया में बैठे हुए हैं, न्यायपालिका में बैठे हुए हैं इस किताब को मानने वाले लोग, लेकिन इस किताब को मानने वाले लोग आज इस हॉल में बैठे हुए हैं। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, यह जो हमारी लड़ाई है मनुस्मृति वर्सेस देश के संविधान की, इस लड़ाई में इस देश का संविधान जीता है और इस देश का संविधान जीतेगा। एक उत्तर प्रदेश का बड़ा चिरकुट टाइप का नेता है, राजा महाराजा बना फिरता है, वो कहता है कि संविधान को फाड़ देंगे, जला देंगे, पता नहीं क्या क्या कहा है। तो हमारे इस देश के प्यारे संविधान को छूने की भी हिम्मत करेगा। इस देश का संविधान ऐसे मिला है हम लोगों को, बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, इस किताब को जलाया है, माता सावित्रीबाई फुले ने अपने शरीर पर गोबर बर्दाश्त किया है, हमारे पुरखों ने खून पसीना बहाया है, भगत सिंह फांसी के सूली पर चढ़ गए, महात्मा गांधी नंगे बदन पूरे देश में जो है आजादी का अलख जगा रहे थे, उस्ताद बिस्मिल जाने कितने लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, अपना खून बहाया है, तब यह जो है इस देश का संविधान भी हम लोगों को मिला है। इस देश का संविधान को कोई छू नहीं सकता, इस मन से हम बता देना चाहते हैं। आजादी के 7.5 दशक बाद हर बार बोलना पड़ता है कि हमारे साथ विश्वविद्यालय में भेदभाव होता है, हमारे साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, हर जगह भेदभाव होता है, समाज में भेदभाव होता है, पता नहीं जो है सवर्णों से क्या रिश्ता है, घोड़ी का घोड़ी पे चढ़ जाते हैं, हम शादी करने के लिए जाते हैं, उस बात से दिक्कत होता है। तो हमको रुलाने में इस व्यवस्था ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये जो बाबा साहब की व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था ने हमको हंसने का मौका दिया। इसलिए आप जो ये हंसती हुई हमारी तस्वीर देख रहे हैं ना, हमारी जो नई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी भी हंसती हुई तस्वीर है, और हम जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं हमारी भी हंसती हुई तस्वीर है। यह तस्वीर इस किताब के मानने वालों के जो है कलेजे पर सांप लुटवाता है। आप समझिए, तस्वीर प्रतीक होता है। हंसती हुई तस्वीर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको रुलाने की तुम जो सैकड़ों साल से साजिश कर रहे हो, उस साजिश का जवाब है इन तमाम मुश्किल हालात में भी हम हंस सकते हैं, हम मुस्कुरा सकते हैं, और हम हंसेंगे, हम मुस्कुराएंगे क्योंकि हमारे पास इस किताब की ताकत है। हम हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, यह किताब ने हमको यह ताकत दी है। साथियों, बिना राजनीतिक चर्चा के कोई बात ही नहीं हो सकती। एक बात तो है कि बिना लड़े तो कुछ मिलना है नहीं, ये तो तय है। पानी नहीं पीने दिया गया बिना लड़े, तो क्या लगता है कैसे सब कुछ तो नहीं मिलना है ना बिना लड़े, लड़ना तो पड़ेगा। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला हो, चाहे ईवीएम का सवाल हो। आप देख लीजिए ईवीएम का सवाल क्या हुआ पश्चिम बंगाल के चुनाव में। पूरा लग रहा था पश्चिम बंगाल तो जैसे युद्ध का मैदान बना हुआ है, टैंक तोप हमको लगा कहीं परमाणु बम सब वहां ने उतार दे, वही बच गया था। पूरा फौजी छावनी में, उधर था पश्चिम बंगाल की तरफ, फौजी छावनी में। तो भाई यही देश है ना
जहां जरूरत है वहां जाओ ना, जहां पुलिस फोर्स की जरूरत है। मणिपुर में जाओ, वहां जरूरत है। पश्चिम जहां ये इस किताब को मानने वालों की सरकार नहीं है, क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या इस देश के लोग नहीं, जो इस किताब को मानने वालों के वोटर नहीं है, क्या वो देशद्रोही है? इस देश के नागरिक नहीं है क्या? आप सड़क पर जो है हुड़दंग कर रहे हैं, विसर्जन के नाम पे जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको दिक्कत है कि सड़क पे नमाज पढ़ा जा रहा है। क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं? अगर इस देश में इस देश का संविधान काम करता है तो एक जैसा काम करता होगा। अगर सवर्ण के लिए यह संविधान बराबरी देता है तो हिंदू के लिए भी देता है, मुसलमान के लिए भी देता है। इस बात से कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद ही इसके खिलाफ हूं कि सड़क पे चाहे नमाज पढ़ा जाए, चाहे वो कांवड़िया हो, बोलबम, जो सब भी होता है, जितना धार्मिक काम होता है, सड़क पे क्यों? धार्मिक काम है घर पे करिए ना, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो सड़क पे कांवड़िया यात्रा भी नहीं निकलेगी, भंडारा भी नहीं होगा, यह तय करना पड़ेगा। इस देश का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कोई मुसलमान पैदा हो गया गुनाह हो गया, कोई दलित पैदा हो गया घोड़ी पे नहीं चढ़ेगा। ये आपका कानून है, ये इस देश का, इस किताब से चलेगा, किसी के कहने से। और जाने ऐसे कितने लोगों इस देश में, मैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, जाने कितने ऐसे शासक आए जिन्होंने अपने पागलपन से जाने क्या क्या किया, सब चले गए। सब कहीं राख बने पड़े हैं और कहीं कब्र में दबे पड़े, सब चले गए। ऐसे नहीं, एक समय था जब इस देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, कहा जाता था ना, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, कहा जाता था। वो दौर भी चला गया। अभी हम लोग देख रहे हैं एक अलग दौर चल रहा है। क्या महसी, एक अलग दौर चल रहा है। मैंने अभी कौन चॉकलेट का आपने, निशा जी आपने जिक्र किया था, कौन सा चॉकलेट है? वही हमारे टाइम पे तो नेमचूस चलता था, 1 पैसा वाला। तो अभी उसका जिक्र चल रहा था चॉकलेट का। और देखिए चॉकलेट जो है उसके बारे में एंकर लोग कैसे कैसे व्याख्या कर रहा है। बहरहाल ये जो कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि हम दुनिया में 157 नंबर पे हैं मीडिया फ्रीडम पे। और एक जो है 22-23 साल की लड़की जो है, जो नॉर्वे, जो कि देखिए सब पत्रकारों को नाम याद है, हाँ। तो अब उसका जो है वो कपड़ा खोज के ले आए हैं, बिकनी वाला कपड़ा पोस्ट कर रहे हैं कि ये सवाल पूछ दिया है कि जो बिकनी पहन सकती है वो क्वेश्चन कैसे कर सकती है। मतलब जो पत्रकार बिकनी पहन, दीपक चौरसिया हाफ पैंट पहन के कैमरे पे बैठ के क्वेश्चन साहब से पूछ सकता है, आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं। एक लड़की जो बिकनी पहन के जो है उसी भी जाती हुए घर, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन वो सवाल नहीं पूछ सकती है क्योंकि बिकनी पहन के, गलत। एक कोई पत्रकार है, महिला पत्रकार, वो करिए कि 3-4 साल तक कुछ नहीं पूछा, आज पूछा है। अब आप ही बताइए, मेरा जो है वो गोल ब्लैडर में हमको पत्थर है ना गोपाल जी, अब हमको दर्द उठा अभी 2 महीना पहले, अब हम कहें कि डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर के यार तुम कैसा आदमी, आज का है दर्द उठा, ये 2 साल पहले का है ना दर्द तुम्हारा उठा था गोल ब्लैडर स्टोन का। तो लगभग उसी किस्म की बात है ना कि पत्रकार ने आज सवाल पूछा तो उसको कहा जा रहा है 4 साल से कोई ट्वीट नहीं था, आज पूछ रही है ना। सवाल पूछ रही है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या सवाल पूछा जा रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसकी बिकनी में कोई तस्वीर है सोशल मीडिया पर। हम लोगों की मानसिक स्थिति, चूंकि हम लोग मतलब हम भारत के लोग, और जब टीवी पे 8 बजे इतना बड़ा मुंह खोल के देखते हैं और कोई बोल देता है, हम लोग मान भी लेते हैं। अधिकांश लोग तो मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि ठीक बोल, 4 साल का बोल रहे थे। तो हम लोगों को भी अपना जो है एक बार हर भारतीय को हर 3 महीनों में किसी अच्छे पागल खाने में दिखा लेना चाहिए। अच्छा पागल खाना जरूरी है इस देश में। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, जब हम सवाल ईवीएम पर करते हैं
तो ईवीएम से तो पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन कॉकरोच भी खड़ा हो जा रहा है सोशल मीडिया पर। कॉकरोच भी खड़ा हो जा रहा है। कहां से आ रहा है ये कॉकरोच? कहां से आया है ये कॉकरोच? कहां से आया है? ये सारे कॉकरोच है। मेरी छोटी बहन बता रही है कि हम सब कॉकरोच हैं। ये कॉकरोच क्यों बन रहे हैं? क्या राजनीतिक विकल्प कम हो गए? ऐसा है क्या? या जो राजनीतिक विकल्प मौजूद है उसकी जो स्थितियां हैं हम उससे बहुत खुश नहीं है, बहुत संतुष्ट नहीं है? ऐसा है क्या? कहीं ना कहीं कुछ तो बात है ना कि ऑर्गेनिक जो है उसके 20 मिलियन हो गए फॉलोअर, सब्सक्राइबर। क्यों हो गए? कहां से आ गए इतने कॉकरोच? कहीं इतने कॉकरोच वहां से तो नहीं आए जिनको कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहीं वही तो ये कॉकरोच नहीं बन गए? कहीं वो कॉकरोच तो नहीं है जो कहा गया था बहुत हुआ किसानों पर मार, अब की बार फलाना ढिमका की सरकार। कहीं वो तो कॉकरोच नहीं बन गए? वो तो कॉकरोच नहीं बन गए हैं जिनका नीट का जो है आखिरी मौका रहता है एग्जाम देने का और पेपर लीक हो जाता है। कहीं वो बच्चे तो कॉकरोच नहीं बन गए? कहीं वो लोग तो कॉकरोच नहीं बन गए हैं जिनका इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं? अभी हमारे वकील साहब हैं सीएल मौर्य जी, उन्होंने घटनाएं बताई कि कैसे लोग जो है जाति की वजह से जेलों में बंद है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, पूरी व्यवस्था ऐसी। कहीं वो लोग तो कॉकरोच नहीं बन गए? कौन कॉकरोच बना है? कहां से आ गए ये 20 मिलियन कॉकरोच इस देश में? कहां से आ गए? लेकिन एक सवाल यह है कि क्या यह जो कॉकरोच है क्या हमारा राजनीतिक विकल्प हो सकता है? क्या बिना नीति, बिना नियत के एक सेंसेशन के सहारे आप एक राजनीतिक विकल्प हो सकते हैं? सवाल तो पूछना। एकदम बचपना की तरह, पागलपन की तरह सोशल मीडिया पे कॉकरोच की फोटो डाल रहे, क्या वह हमारा राजनीतिक विकल्प हो सकता है? उसकी नीयत क्या है? उसकी नीति क्या है? बिना उसको समझे हो जाएंगे क्या? ऐसे ही एक भाव में बहे जा रहे हैं। मुझे लगता है, मुझे तो राजनीतिक विकल्प के तौर पर मैं नहीं देखता। एक सेंसेशन है, सोशल मीडिया सेंसेशन, मजा लीजिए, पोस्ट कीजिए, ट्वीट कीजिए, बस इतना ही मुझे लगता है। हाँ, नया राजनीतिक विकल्प हमेशा खड़ा होने की संभावनाएं होती और होनी चाहिए। बिहार में भी हुआ, यहां भी होता रहता है, रोज बनती है राजनीतिक दल का, रोज रजिस्ट्रेशन हो रहा है, होते रहना चाहिए। कॉकरोच पार्टी भी आ जाए, हम तो गिरगिट पार्टी भी बना लिए। अरे भाई, जमाना ही कॉकरोच गिरगिट खटमल का है। अब देखिए, जिनको देश चलाना चाहिए वो एक्टिंग कर रहा है, और जिसको एक्टिंग करना चाहिए वो संसद पहुंच के देश चला रहा है। तो हम लोग गिरगिट कॉकरोच न बने, इस देश का नागरिक तो क्या बनेगा? लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सी व्यवस्था है जो कभी हमको गिरगिट बनाती है और कभी कॉकरोच बनाती है? मूल सवाल उस व्यवस्था से है। वहां जड़ को पकड़ना पड़ेगा। ये पत्ता हिल रहा है, पत्ते से काम नहीं चलेगा साहब, जड़ पकड़ना पड़ेगा। कौन सी व्यवस्था है कि हम नौकरी कर सकते थे, हमको नौकरी नहीं मिली तो हम कॉकरोच बन गए? वो कौन सी व्यवस्था है?